चलिए तो हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी लगभग वही सारी चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होंगे, वो ऑर्गन क्या करेंगे। अब यहाँ शुक्राणु नहीं बनेंगे, यहाँ मादा जो गेमीट्स होते हैं जिनको आप कह सकते हो क्या अंडाणु का निर्माण होगा, तो उसका तरीका अलग है, उसका फॉर्मेशन अलग तरीके से होगा। तो आप देख रहे हैं कि फीमेल्स बॉडी के अंदर जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें निम्नलिखित अंग हैं, कौन कौन से, अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि। इसको अगर आप कहें तो अंडाशय में ये क्या है, ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस और वेजाइना, ये मुख्य अंग हैं जो मादा जनन तंत्र में मिलेंगे और इसी से सारा कार्य आगे का होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ये ऑर्गन्स आप देख रहे हैं ये करते क्या है, इनका मेन काम क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो अंडाशय वो होगा जहां पर अंडा बनेगा, मतलब जहां एग का निर्माण होगा। फिर वो एग अंडवाहिनियों में आएगा, वहां पर उसका निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद फिर वो गर्भाशय में पहुंचेगा जहां प्रेगनेंसी होगी, जहां पर उसका गर्भधारण हो जाएगा और फिर वहां पर पूरा डेवलपमेंट होगा, एक पूरे बच्चे का विकास होगा और फिर बाद में उसकी चाइल्ड बर्थ हो जाएगी, बच्चे का जन्म हो जाएगा। योनि जो होती है वो एक मार्ग होता है जहां से शुक्राणु अंदर आते हैं संभोग के समय, तो ये एक मार्ग है जहां से चाइल्ड की बर्थ होती है, बच्चे का जन्म होता है और इसी रास्ते से जो लिंग के थ्रू जो आपके शुक्राणु होते हैं वो नर से मादा में ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक मार्ग है और बाकी ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो चित्र है उसमें आप देखते हो तो क्या क्या है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये योनि है, योनि जो कि एक रास्ता है, ये ग्रीवा है, गर्भाशय का जो मुख है उसे बोलते हैं ग्रीवा, यहां से स्पर्म अंदर जाते हैं। फिर ये गर्भाशय है जहां पर प्रेगनेंसी में बच्चे का विकसित होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ये अंडाशय है, इसी के अंदर एग का निर्माण होगा और ये अंडवाहिका है, ये एग यहां से यहां चला जाएगा और यहीं पर होता है निषेचन। यहीं पे क्या होता है, निषेचन। निषेचन के बाद ये युग्मनस बन करके जायगोट के फॉर्म में गर्भाशय में आकर के उसका इम्प्लांटेशन होगा, वहां पर गर्भधारण हो जाएगा और फिर वो 9 महीने बाद विकसित होकर के वो जन्म करेगा योनि के थ्रू। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है जहां पर उसके सारे ऑर्गन आपको दिख रहे हैं। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है, वो उदर गुहा में होता है, एब्डोमेन में होता है। ये टेस्टिस की तरह कभी नीचे नहीं आते, जन्म से ही जहां पर होते हैं वहीं पर रहेंगे और वहीं पर वो जो अंडाणु है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, चित्र समझ गए। अब इसके बाद हम यहां पर देखें, सबसे पहला ऑर्गन जो है अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरीज में क्या होता है कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ा, 2 होंगे, 1 पेयर। ये उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा, पेल्विक कैविटी में दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक स्थित होते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो जब हम कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप बनाओगे, यहाँ पे दिखाओगे तो क्या है, ये यहाँ पर जो उदर गुहा का निचला भाग है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ओवरी आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे फीमेल बॉडी सिस्टम है, तो उदर गुहा में आपको ओवरी मिलती हैं और ओवरी जो होती हैं वो 2 होती हैं, एक जोड़ा होती है और इसकी लोकेशन उदर गुहा के निचले भाग में पेल्विक कैविटी में आपको मिलती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है, ओवल शेप में उसका स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये उसका पूरा परिमाप दिया गया है। अंडाशय पेरिटोनियम, ठीक है, यहां पर जो कह सकते हो कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो भी अंडाशय है उसका किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होगा, कैसे वो कवर की जाएगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर निकल के आता है कि अंडाशय को कवर कौन करता है, पेरिटोनियम करेगा, झिल्ली द्वारा एब्डोमेन से सटा रहता है। एब्डोमेन मतलब उदर गुहा,
तो उदर गुहा और अंडाशय दोनों को जो जोड़ता है वो यहां पर ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम दोनों को आपस में कनेक्ट करके चलता है। ठीक है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। सीधी सी बात है, अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। जैसे वहां शुक्राणु बनते थे, यहां अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब इसके बाद निर्माण जब हो जाएगा तो फिर वहां पर क्या है कि जो भी अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी का जो बाह्य स्तर होता है, बाहरी, अगर आप बाहर से देखोगे ओवरी को तो एपिथीलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। ठीक है। ओवरी का जो बाहर का जो कवरिंग है वो किसका बना है? वो एपिथीलियम का बना है, जिसे आप जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं, जो एक तरीके का प्रोटेक्शन देता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका आंतरिक भाग है वो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसे हम स्टोमा कह सकते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है और बाहर का जो होता है वो एपिथेलियम है, और अंदर का जो है वो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना। सीधी सी बात है, ओवरी का मेन काम क्या है? ओवम का बनाना, अंडाणुओं का निर्माण। अंडाशय से दो हार्मोन भी बनते हैं, याद रखिएगा। अंडाशय के दो हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन बनते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ऋतुस्राव मतलब मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो खास करके मादा जनन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उसके सिक्रीशन में ये दो हार्मोन्स का मेन रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है कि अंडाशय में दो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में आता है अंडवाहिनियां। पहले आपने देखा अंडाशय, अंडाशय से फिर क्या निकलती हैं? अंडवाहिनियां, जिसको आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, या इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या दो होती है, क्योंकि दो अंडाशय तो दो अंडवाहिनियां, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में लगी रहती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका मतलब अंडवाहिनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, यहां पर ऐसे बनाते हैं ना, ये ओवरी है, इधर एक ओवरी है, ये यहां पर एक इधर होती है और एक इधर होती है। ये है आपकी क्या? अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी एक इधर एक इधर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है। तो ये इस तरीके से दो होती हैं। ये यहां पर ये अंडकोश है, जिसको आप कह सकते हो ओवरी। समझ गए? तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है। एक तरफ अंडाशय मतलब ओवरी रहती है और दूसरी तरफ गर्भाशय से ये जुड़ा रहता है। इस रचना को फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री मतलब क्या है? अब वही आप अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा हो तो जब हमने यहां पर ऐसे बनाया था, यहां पर ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है और ये है ये, तो आपने देखा एक तरफ अंडाशय है और अंडाशय से निकल के दूसरी तरफ क्या है? गर्भाशय। तो बीच में यहां पर जब अंडाशय से जुड़ती है तो ये जो रचना यहां पे बनती है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं फिम्ब्री। तो फिम्ब्री ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उससे ये अंडाशय से जुड़ी रहती है और जो अंड बनता है, जो अंडा बनेगा, उसे अपनी तरफ खींचेंगी। ठीक है। तो ये जो फिम्ब्री रचना है वो यहाँ लास्ट में होती है, जो अंडाशय से अंडवाहिनियों को जोड़ती है। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है, जब अंडा बनेगा अंडाशय में, तो जब वो बाहर निकलेगा तो कहां पहुंचेगा? तब वो फिम्ब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंडवाहिनियों में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। भाई जब आप देखोगे कि यहां पर स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हो, यहां क्या देख रहे हो? यहां ओवरी है। ठीक। ओवरी के ऊपर ये फिम्ब्री है, ये यहां पर ये फिम्ब्री है। इसके अंदर जो अंडा बनेगा वो यहां से बाहर निकलेगा तो उसे कौन पकड़ेगा? उसे पकड़ेगी फिम्ब्री। कौन पकड़ेंगी? फिम्ब्री। और फिम्ब्री इसको यहां से ले जाकर के यहां पहुंचा देंगी। कहां? फैलोपियन ट्यूब में, जहां उसका निषेचन होना है। तो
ओवरी में जो अंडा बनेगा, जो ओवम बनेगा, उसे अंडवाहिनी में कौन पहुंचाएगा? फिम्बरी, और फिर यहां पर उसका निषेचन होना निश्चित है। अब उसके बाद फैलोपियन नलिका से अंडाणु कहां पहुंचते हैं? गर्भाशय में। फिर वहां पर वो अंडाणु उस पर्टिकुलर जो आपकी ओविडक्ट है उससे होते होते वो गर्भाशय तक पहुंचते हैं। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना। ये जो आपकी फैलोपियन नलिका है, जिसको आप अंडवाहिनी बोल सकते हो, ये मतलब ओवरी से जो अंडा बनता है उसे पकड़ लेती है और फिर उसे वहां से पहुंचा देती है गर्भाशय में, और उसी बीच में रास्ते में वो निषेचित हो जाते हैं, फर्टिलाइज भी हो जाते हैं, ठीक, इस पंप से। अब अंडवाहिनियां क्या कर रही हैं? जो भी अंडा बना है ओवरी में उसको कहां ले जा रही हैं? गर्भाशय में। तो अगला स्ट्रक्चर क्या है? यूट्रस। यूट्रस का मतलब क्या हो गया? गर्भाशय। गर्भाशय का काल क्या है? गर्भाशय कहां होता है? ये एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा मतलब पेल्विक कैविटी, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, में स्थित होता है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो यहां पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, ये ऐसा, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ठीक है। और इधर आपका तो वो था, बाकी ये अंडवाहिनियां थी। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये गर्भाशय का पार्ट होता है, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ दोनों और अर्थात दाएं और बाएं अंडवाहिनी होती हैं, एक इधर होती है और एक इधर होती है, दोनों तरफ क्या होती है? अंडवाहिनियां होती हैं। इसका निचला भाग सकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। ये निचला भाग, ये यहां पर इसको ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा जो सकरा होता है। उसके बाद फिर योनि आ जाती है। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित होता है। इसके बाद जो ये पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे योनि बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ठीक। गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। ये जो गर्भाशय है इसकी जो ओपनिंग है वो कहां खुलती है? योनि में, मतलब वेजाइना में ही खुलेगी। गर्भाशय की भित्ति पेशियां मस्कुलर होती हैं, जिसके भीतर खाली जगह होती है। यहाँ जो गर्भाशय की जो भित्ति है ये मसल से बनी होती है और अंदर खाली जगह होती है, जहां गर्भ जो होता है बच्चे का, जहां निर्माण होता है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशीय स्तर होता है, जिसे गर्भाशय अंतः स्तर इंडोमेट्रियम कहते हैं। देखिए, गर्भाशय के अंदर यहाँ लेयर होती हैं, जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंडोमेट्रियम। इसी इंडोमेट्रियम में जब कोई अंडा आता है फर्टिलाइज होकर के, जब कोई युग्मनज आएगा वो यहीं पर फिक्स हो जाएगा और यहीं पर बच्चे का निर्माण होगा। कहां पर? इसी इंडोमेट्रियम स्तर से। तो जो आपका यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसमें सबसे अंदर वाली जो परत है उसे कहते हैं अंतः स्तर इंडोमेट्रियम, जिससे गर्भ जाके जुड़ जाता है और वहीं पे प्लासेंटा बनता है और उसी से आगे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक। गर्भाशय प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है। मतलब जो भी अंडा है जब वो निषेचित हो जाएगा तो क्या बनाएगा? युग्मनज, मतलब क्या बनाएगा? जायगोट। और वो जायगोट कहां पहुंचेगा? गर्भाशय में। गर्भाशय में वहां पर ऐसी मतलब कह सकते हो वातावरण मिलेगा जहां गर्भ का निर्माण होगा, जहां गर्भ विकसित होगा और आगे चल करके वो एक बच्चे के रूप में विकसित हो करके फिर वो उसकी बर्थ होगी, उसका जन्म होगा, ठीक। अब गर्भाशय के बाद क्या आता है? योनि। योनि क्या है? ये एक रास्ता है, कह सकते हो मार्ग है। ये एक नली के समान रचना होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली होती है। बाहर से जो कुछ भी अंदर आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो इसी वेजाइना के थ्रू होगा। इसके सामने मूत्राशय, यूरिनी ब्लैडर तथा नीचे मलाशय स्थित होता है। मतलब फीमेल में जो यूरिन का और रिप्रोडक्टिव और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो अलग अलग है। मतलब योनि अलग है, योनि से यूरिन का कोई मतलब नहीं है, और यूरिन के लिए एक अलग रास्ता है यूरेथ्रा। जबकि मेल में क्या था? मेल में दोनों चीजें कॉमन थी।
यूरेथ्रा से ही यूरिन बाहर आती थी और उसी से स्पर्म भी बाहर आते थे। फीमेल में ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। तो वेजाइना के आगे क्या है? यूरेथ्रा, और उसके पीछे क्या है? रेक्टम। योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है, यहां मस्कुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं। योनि का एक सिरा मादा जनन क्षेत्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स से जुड़ा रहता है। सीधी सी बात है, आपने जो डायग्राम अभी बनाया था उस डायग्राम में क्या दिखाया था? डायग्राम में हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे, ये वेजाइना है, ये बाहर का सिरा है, ये अंदर का सिरा है। अंदर का सिरा कहाँ खुल रहा है? गर्भाशय में, और बाहर का ये सिरा है। तो जो कुछ भी अंदर जाएगा वो इसी रास्ते से होके जाएगा। तो कह सकते हो कि योनि एक तरीके का मार्ग है, एक नली है, जहाँ से स्पर्म्स अंदर जाएंगे और जो भी बेबी होगा उसकी बर्थ भी किसी वेजाइना के थ्रू होगी, योनि के थ्रू होगी। तो योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि योनि की दीवार में बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां करती क्या हैं? जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है, यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। कुल मिलाकर के रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां होती हैं एक तरीके का सिक्रीशन करती हैं ताकि स्मूथ एक्टिविटी रहे और वहां पर जो भी वेजाइनल एक्टिविटी है या संभोग के समय जो सीमेन डिस्चार्ज है वो आसानी से हो सके। तो उसके लिए ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो योनि है, जो वेजाइना है, उसकी परत पर उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वार के ऊपर कोई जो भी यूरिन पाथवे है, यूरेथ्रा और जो वेजाइना है के ऊपर एक छोटा सा मटर के समान, पी के दाने के समान उभार स्थित होता है जिसे भग सिस्निका या क्लाइटोरिस कहते हैं। फीमेल में ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भग सिस्निका या क्लाइटोरिस, ये एक तरीके का पर्टिकुलर ऑर्गन है जो मेल में पेनिस की तरह ही होता है। ये एक्साइटमेंट के लिए मेन है, जो कि बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है उसके लिए फीमेल्स को प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि वहाँ पर जो भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो पॉसिबल हो सके। तो याद रखिएगा कि क्लाइटोरिस क्या होता है, भग सिस्निका क्या होती है। तो भग सिस्निका जो है वो योनि और मूत्रवाहिनियों के द्वार पर एक छोटा सा मटर के दाने के समान स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भग सिस्निका बोलते हैं। ठीक है। मैथोन के समय जब भी कोई रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है संभोग के समय, जो शिश्न से मतलब लिंग से जो वीर्य निकलता है वो योनि में गिरता है तथा योनि इसे गर्भाशय तक पहुंचा देती है। तो नर शरीर से, नर की बॉडी से जो फीमेल बॉडी में जब वीर्य जाता है तो पहले कहाँ जाता है? वेजाइना में, और फिर वेजाइना से होते हुए वो उसको गर्भाशय तक पहुंचाता है। ठीक है। तो ये इतने कार्य हैं आपकी जो वेजाइना है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। 2-3 चीजें याद रखनी है। यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां हैं और ये जो भग सिस्निका है जहाँ पर वो एक तरीके से एक्साइटमेंट ऑर्गन के रूप में कार्य करेगा जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव बनाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि फीमेल बॉडी के अंदर ये एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो आपका अंडाशय है उसके अंदर एक अंडा बनता है। यहाँ पर देखिए उस अंडे के बारे में आपको पूरा ये दिख रहा है। यहाँ से ब्लीडिंग होती है। फीमेल्स में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। हर महीने ये 3 से 5 दिन का ये कह सकते हो कि 3 से 5 दिन की एक्टिविटी है जिसमें ब्लीडिंग होती है। ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं, वो बाहर आते हैं और अंडवाहिनियों से होते गर्भाशय में आते हैं। गर्भाशय में ब्लीडिंग होती है और उससे फिर वो बाहर चले जाते हैं। ये तब होता है जब निषेचन नहीं होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी अगर हो गई तो फिर ये ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाता है। अन्यथा फीमेल्स में जब यौवन अवस्था शुरू होती है 10-11 साल में, तब लड़कियों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और ये 45 से 50 साल तक चलती रहती है। जब महिलाएं 45 साल की हो जाती हैं तब ये बंद हो जाती है। इसका बंद होना मतलब जो अंडाशय है उसके अंदर अब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। तो लगभग 10 साल से स्टार्ट होकर के 11 साल से स्टार्ट होकर के 45 साल तक ये लगातार चलती रहती हैं और इसी टाइम पर
जो आप फीमेल्स में जो अंडाशय है उसके अंदर एग का निर्माण, अंडों का निर्माण होता है और जो आगे चल के निषेचन करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो 9 महीने के लिए मेंस्ट्रुअल चक्र ये बंद हो जाता है, उस समय ये नहीं चलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? ऋतुस्राव चक्र का पाया जाना प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। मानव का ये मेन लक्षण है, उसमें ये आपका ऋतुस्राव मिलेगा। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और जो 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्त्राव होता है। ब्लीडिंग होती रहती है जो 26 से 28 दिन पर बार बार रिपीट होती है। हर महीने ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। यह स्त्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या स्त्राव, ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में ये नॉर्मल एक्टिविटी है जो होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, वहां पर सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, वहां अंडों का निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर ऋतुस्राव के समय जो भी अंडे बनते हैं वो अंडे बाहर आते हैं। बाहर कैसे आते हैं? ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर जो भी अंडा बनता है, जब वो आगे अंडवाहिनियों में निकल करके बाहर आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या है? अंडोत्सर्ग का मतलब है कि जो भी यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो अंडा बना है, ये अंडा जब इस अंडवाहिनी में जाएगा, यहां से निकल करके जब अंडा यहां जाएगा, एग यहां जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अंडा यहां बनता है और यहां से यहां आ जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। और यहीं पर इसकी मुलाकात होती है शुक्राणु से, स्पर्म से, और यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन और निषेचन। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग के बारे में हम बात करेंगे। अब अंडोत्सर्ग के बारे में क्या दिखा है कि अंडाणु के परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्धित होता है। परिवर्धन की ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब जिस समय ओवरी में अंडा बनेगा उसी समय यूट्रस जो है आपका गर्भाशय, उसकी मेम्ब्रेन भी अपने आप को रेडी करेगी, गर्भाशय गर्भ के लिए तैयार होगा। ये सब कौन करता है? फीमेल के अंदर जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे ये काम करते हैं। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्त को अंडोत्सर्ग करते हैं। मतलब फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, अल्टरनेट, एक बार इधर, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। एक ओवरी से एक ही अंडा बनता है 1 महीने में। ठीक है, एक बार अगर राइट से बना है तो अगली बार लेफ्ट से बनेगा, फिर राइट से। ये अल्टरनेट प्रोसेस चलती रहती है। और फिर वो अंडा जो बनता है वो अंडाशय से निकल करके कहां जाता है? अंडवाहिनियों में, फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। इसमें आगे क्या देखते हैं कि ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, जिस दिन फीमेल में ब्लीडिंग होती है उस दिन से लेके 14 दिन के बाद जो अंडा है वो जो है अंडवाहिनियों में आ जाता है निकल करके। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी होता। मैंने कहा ना, एक ही साथ दोनों ओवरी में अंडे नहीं बनेंगे, एक बार राइट बनेगा तो एक बार लेफ्ट बनेगा। ये अल्टरनेट हर महीने होता रहेगा। अंडोत्सर्ग के कुछ समय के पश्चात, मतलब जब अंडा ओवरी से जब बाहर आ जाता है ओविडक्ट में, पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15वें से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इस बीच यदि स्त्री संभोग करे तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है। मतलब जिस दिन ब्लीडिंग हुई, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, उससे 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होगा। अंडा निकल करके कहां चला जाएगा? अंडवाहिनी में। वहां पर वो 15 से 19 दिन तक रहेगा, 3-4 दिन तक वहां रहेगा। और उसी दौरान अगर वहां पर संभोग होता है, अगर शुक्राणु वहां पहुंचते हैं तो निषेचन हो जाएगा।
और निषेचन के बाद जो युग्मिनस बनेगा, जो जायगोट बनेगा, वो जाकर के गर्भाशय में गर्भ का निर्माण करेगा, अन्यथा वो अगले ऋतु स्त्राव में बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ दो चीजें हैं, देखिए क्या, एक कंडीशन है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। ये यहां पर आप देख रहे हैं। अब यहां पे क्या देखोगे कि यहां पे जो अंडा बनेगा, ठीक, वो अंडा यहां से जब एक बार मान लो यहां पर पहले ब्लीडिंग होगी, यहां पर ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद यहां पर अंडे बनेंगे, अंडे 14 दिन के बाद ये यहां से निकल करके यहां आएंगे, अंडा यहां से यहां निकल करके जाएगा, जैसे क्या बोलोगे, अंडोत्सर्ग बोलोगे। अंडोत्सर्ग के बाद 15 से लेकर के 19 दिनों तक, मतलब 15वां दिन, 16वां दिन, 17वां दिन और 18वां, मतलब 3-4 दिन तक अंडा यहां रहेगा, यही उसका होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। निषेचन कब होगा? जब अगर उसे शुक्राणु मिल जाएंगे तो। अगर निषेचन हो गया तो ये बन जाएगा युग्मनज। युग्मनज मतलब जायगोट बन जाएगा और आकर के यहां गर्भ का निर्धारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भ का, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर यहां से अंडा निकल करके यहां पहुंचा और इसका निषेचन नहीं हुआ तो ये अंडा यहां पहुंच जाएगा और यहां की जो मेम्ब्रेन है वो फिर से डैमेज होगी, यहां पर फिर भी यहां से रक्त निकलेगा, ब्लीडिंग होगी और ये अंडा शरीर के बाहर चला जाएगा। मतलब ये है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक। अगर निषेचन नहीं हुआ तो ब्लीडिंग होगी और वो अंडा डेड हो जाएगा, शरीर के बाहर चला जाएगा। और अगर उसको शुक्राणु मिल गए, अगर वो फर्टिलाइज हो गया, निषेचन हो गया, तो फिर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से स्टॉप। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद फिर से ये नॉर्मल शुरुआत होगी। ठीक है ना, समझ गए? 2 चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव का चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है, सीधी सी बात है। जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं मीनार्क। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ऋतुस्राव का स्टार्ट होना क्या बोलते हैं? मीनार्की। ठीक है। अंडोत्सर्ग के पश्चात जब अंडा जो है ओवरी से बाहर आ जाता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात जो पुटुक है या जो फॉलिकल है पीले रंग का हो जाता है। अब इस पुटुक को पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन का भी नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन का स्त्राव होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया ये शायद समझ में ना आ रहा हो क्योंकि कुछ नया है। क्या है ये? बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनका कहना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यहां जो ओवरी होती, ओवरी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले छोटी छोटी फॉलिकल सेल होती हैं। क्या होती हैं? फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल मैच्योर हो जाती हैं और बनाती हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बनाती हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। इसी के अंदर होता है ये एग होता है, अंडा। ठीक। अब उसके बाद जब यहां पर अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग में आप क्या देखते हो कि इसके ऊपर ये फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक। इसके अंदर यहां पर क्या है? इसके अंदर यहां पर ये एग है। ये अंदर क्या है? एग। एग यहां से निकल करके यहां आ जाएगा। एग यहां आ गया। बाकी जो खाली बचेगा, बाकी जो खाली बचेगा, ये बाकी खाली बचा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम होता है, खाली, अंदर से एग बाहर आ गया, बाकी जो बचा वो है कॉर्पस ल्यूटियम। इसी कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है ईस्ट्रोजन। फीमेल में 2 हार्मोन होते हैं ना, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, इसी कॉर्पस ल्यूटियम से बनते हैं। तो अंडोत्सर्ग होने के बाद जो बचा हुआ वहां पर पार्ट है उसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो पीछे जो आप अभी देख रहे थे यहां पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड आया था वो वही है
जिसको बोलते हैं ना पीतपिंड। पीतपिंड कब होता है? जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडा बाहर आ गया, बाकी जो अंदर ग्रेफियन फॉलिकल का खाली पार्ट है उसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो दो हार्मोन बनाता है। कौन कौन से? ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का निर्माण करता है। अब यहां पर आपने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, जो अंडाशय है उसके अंदर अंडों का निर्माण हो गया, अंडे वहां से निकल करके आ गए कहां? फैलोपियन ट्यूब में, मतलब अंडवाहिनी में, और वहां पर निषेचन हो गया। अगर निषेचन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऋतुस्राव बंद हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो ऋतुस्राव कंटिन्यू चलता रहता है। अब मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो निषेचन होने के बाद गर्भाशय होगा, प्रेगनेंसी होगी। तो गर्भधारण हेतु तो उपयुक्त परिस्थितियां क्या हैं, कैसे गर्भधारण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? तो गर्भधारण की हम जब बात करेंगे तो वहां क्या करते हैं कि संभोग क्रिया द्वारा हमेशा गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है भाई, अगर आप यहां पर देखिए कि अगर संभोग हर टाइम जो भी संभोग होता है उस हर बार स्पर्म जब जाते हैं तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके लिए कुछ परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। कौन कौन सी चीजें हैं, क्या जरूरी है? गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास या 11वें से 18वें दिन के अंदर संभोग अनिवार्य है। मतलब संभोग तब होगा जब अंडा जो है वो अंडवाहिनियों में हो। अगर अंडवाहिनियों में अंडा है ही नहीं है तो संभोग के बाद शुक्राणु अंडों से जाके कभी मिल ही नहीं पाएंगे और वहां पर गर्भधारण नहीं होगा। तो संभोग के बाद गर्भाधारण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है कि अंडे कहां हो? अंडे हो अंडवाहिनी में, और ये तब होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14वें दिन के बाद अगर आप संभोग करेंगे तो वहां पे प्रेगनेंसी की चांसेस ज्यादा है। अंडवाहिनी, जिसको आप क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब एवं गर्भाशय सूजन एवं संक्रमण से मुक्त हो, किसी तरीके की कोई बीमारी ना हो। अगर स्वेलिंग वगैरह होगी तब भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या सामान्य हो, जो भी नर से मादा में जो वीर्य जाता है उसमें शुक्राणु प्रेजेंट हो। बहुत कम शुक्राणु होंगे तो निषेचन की उम्मीद बहुत कम है। तो ये सारी बातें हैं जो गर्भधारण के लिए जरूरी होती हैं। एक तो सही समय पर संभोग होना, दूसरा कोई अंदर अंडवाहिनी में या गर्भाशय में कोई समस्या ना हो, प्लस जो वीर्य है उसमें शुक्राणुओं की संख्या सामान्य हो।